हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारे कैलकुलस सीरीज का सेकंड टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सिलेबस में जो मेंशन है टॉपिक वही पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, और वही पढ़ाएंगे, उससे एक्स्ट्रा अगर कोई हमारा है इंक्लूड उसके अंदर तो हम वो भी कवर कराएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी देखते हैं हम सेकंड टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आई होगा आपको। ठीक है, तो इसमें पढ़ने वाले हम फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शंस क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था क्या ना, रियल नंबर्स पढ़ा था, उसमें हमने इससे पहले पढ़े थे नंबर्स क्या होते हैं। इसलिए हम इसमें भी पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, या फिर पूरी डिटेल में क्या क्या होता है फिर बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन क्या होता है। इसमें मान लो एक मेरे पास मशीन, मान लो कुछ भी मान लो। ठीक है, एक उसमें अगर मैं इनपुट दूंगा कुछ, ठीक है, उसमें कुछ फंक्शनिंग होगी, कुछ तो काम करेगा ना। जैसे कि एक फैक्ट्री देख लो, अगर मैं इनपुट में कुछ ना कुछ दूंगा तो वो उसमें प्रोसेसिंग जो भी होती है उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो इससे जो प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा फंक्शन। क्या एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस होता है बीच में। ठीक है, बाय विच वी कैन प्रोड्यूस आउटपुट, जिससे कि हम एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। किससे? जब हम इनपुट देंगे तभी तो प्रोड्यूस होगी ना आउटपुट। अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट कैसे आ जाएगी। जैसे कि अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। ठीक है, मेहनत की और सफलता के बीच में एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको हम जर्नी बोलते हैं हमारी यूपीएससी की, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं आगे, अगर आप अच्छे से भाषा में समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोड्यूस आउटपुट फ्रॉम इनपुट्स। जो इनपुट या एफर्ट लगाते हो आप लोग, ठीक है, उससे कि आउटपुट मिलेगी, हमें रिजल्ट मिलेगा कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो उसके बीच की जर्नी या प्रोसेस को बोलते हैं हम फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, इसके अंदर जो एफ लिखा है मैंने, ये फंक्शन या भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एफ से, तो ये फंक्शन है हमारा। तो इसके अंदर मैं एक्स इनपुट दे रहा हूँ एक्स। ठीक है, और मिल रही क्या, आउटपुट मिल रही है हमें। ठीक है, वाई। वाई क्या है हमारा, वाई एक फंक्शन है किसका, एक्स का। वाई एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, एक्स का फंक्शन होने का मतलब ये हमारा एक्स जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जो वाई जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये फंक्शन है एक्स का फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे फंक्शनिंग किसकी हो रही है, यहाँ पे जब हम एक्स को डाल रहे हैं इसके अंदर तो फंक्शनिंग या प्रोसेस किसका हो रहा है, वाई का थोड़ा ना हो रहा है, एक्स को ही तो प्रोसेस किया जा रहा है मतलब। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, यह है हमारा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो समझ में आ गया, आई गया हमें कि मतलब फंक्शन क्या होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इनको बोलते क्या है, वाई क्या होता है, वाई किसी पे डिपेंड करता है या नहीं करता, एक्स किस पे करता है। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में इसको। तो वाई क्या है हमारा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट क्यों है, इसका मतलब सिंपल है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे कि हमें वाई की वैल्यू सॉरी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंड कर रहा है मतलब किसी पे। ठीक है, तो वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डिपेंड किस पे करेगा ये, वाई किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक्स मतलब कोई इनपुट दे ही ना, अगर हम कोई इनपुट ही ना दे तो आउटपुट मिलेगी क्या। अगर आप कोई एफर्ट लगाओगे नहीं यूपीएससी में, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, बेहतर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये तो आपको ही पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्स देंगे ही नहीं हम तो वाई कहाँ से आ जाएगा। तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। अगर आप मेहनत करोगे या फिर एक्स दोगे इनपुट में तो ही वाई आएगा, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्स पे। अब देखते हैं एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि एक्स किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक्स की कोई, देखो एक्स क्या वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई तो अभी आया ही नहीं ना। अगर हम इनपुट डालेंगे, इनपुट क्या आउटपुट पे डिपेंड करती है, नहीं करती ना, क्योंकि आउटपुट तो अभी आई नहीं है। आउटपुट तो कब आएगी, जब हम इनपुट डालेंगे। तो मतलब आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रही है पर इनपुट आउटपुट पे नहीं कर रही है ना। तो इसका मतलब जो एक्स है हमारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है क्योंकि इसका प्रोसेस तो बाद में स्टार्ट होगा, पहले तो इसको उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इनपुट को। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ में आया आपको। y डिपेंडेंट क्यों है और x इंडिपेंडेंट क्यों है। ठीक है, अब देखते हैं कि f क्या है। f क्या है, x जो f है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रोसेस है ये हमारा, या फिर काइंड ऑफ रिलेशन है। ठीक है, किसके बीच में, x और y के बीच में। ये बता रहा है कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। ये सिर्फ ये काम कर रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि जैसे हमने इतनी इनपुट दी उसमें इतनी आउटपुट आई, वो कैसे आई, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फंक्शनिंग क्या क्या हुई थी इसके अंदर। ठीक है,
तो मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो बता रहा है ये, ठीक है, एफ। अब इसको बोलेंगे क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ये समझ में आया आपको, अभी समझ में आया तो नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है। अगर आपने मेरे लीनियर अलजेब्रा सीरीज को देखा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि डोमेन क्या होता है, या फिर ये फंक्शनिंग के बारे में भी पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ इनपुट्स मतलब यहाँ पे मैंने एक इनपुट दिया है, अगर हम नंबर ऑफ इनपुट्स दे दो, जैसे मैंने क्या बताया था, सेट क्या होता है, हम एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ इनपुट्स मतलब बहुत सारे इनपुट, जैसे x1 x2 x3 ये वाले इनपुट्स दी, फंक्शन तो आउटपुट क्या आएगी हमारी y1 y2 y3, y1 y2 y3 क्या हमारी y1 क्या इक्वल्स टू f ऑफ x1, f y2 क्या हमारा f ऑफ x2 ऐसे आएगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, सेट ऑफ इनपुट्स जो है हमारी, जो हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे जो इनपुट देंगे ये सारी हमारी सेट ऑफ इनपुट्स होंगी, ठीक है। तो सेट ऑफ इनपुट्स को क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ये डोमेन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन बोलते हैं हम किसको, सेट ऑफ इनपुट्स को, इनपुट वैल्यू को, ठीक है, डोमेन बोलते हैं। अब देखते हैं रेंज, रेंज क्या होता है हमारा, रेंज होता है हमारा सेट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, मतलब डोमेन क्या होता है हमारा, जो इनपुट हमने डाली, ठीक है, जितनी भी उसका सेट, जितनी भी सारी बहुत सारी इनपुट डाली, और जो आउटपुट आएगी हमारी, आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है हमारी इनपुट की वजह से, वो क्या होगा हमारा रेंज। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि हमने इनपुट यहाँ से देखो, मैं मान लो मैंने 0 डाली इनपुट, ठीक है, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली, 3 डाली, ठीक है। तो मैंने 0 इनपुट डाली तो मुझे आउटपुट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, इसको पॉइंट कर रहा है ना ये, तो 0 पे 0 मिल रही है, ठीक है, और 1 पे 1 मिल रही है, 2 पे 2 मिल रही है, 3 पे 3 मिल रही है। तो ये जो मिल रही है ना मैं आउटपुट, इसकी वजह से इसको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। जो इनपुट से जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, उसको बोलते हैं रेंज। मैंने डिस्कस किया है लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाते वक्त, वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे जब हम, ठीक है। तो जो रेंज किसको बोलते हैं, जो इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज आपको समझ में आया, डोमेन समझ में आया। अब देखते हैं फंक्शन कितने टाइप का होता है। बेसिकली फंक्शन 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक तो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है हमारा, सॉरी सिंगल वैल्यूड, ठीक है, एक हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, और एक होता है हमारा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड, ठीक है। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, या फिर हमारे पास ये वैल्यू है, देखो y इक्वल्स टू x है। अभी मैं x की वैल्यू जो डालूंगा वही y की होगी, ठीक है। x मान लो मैंने 2 डाला तो y की क्या होगी 2, क्योंकि y किसके इक्वल है, y तो डिपेंड कर रहा है ना x पे, x की अगर मैं 2 करूंगा तो y की भी 2 हो जाएगी, ठीक है। y हमारा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की जो मैं वैल्यू रखूंगा वही y की हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए मैंने एक बनाया है फंक्शन, ठीक है। ये मैपिंग आपको बताया था मैंने, मैपिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक a और b हमारे पास है, ठीक है, ये डोमेन और कोडोमेन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये फंक्शन है, ये 0, अगर हम x की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो 0 मिल रही है y की वैल्यू भी, ठीक है। x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 2 है, और 3 के लिए 3 है। आप जो भी डालो x की वैल्यू डालोगे वही हमें y की मिलती जाएगी। इसका मतलब क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यू है सबके लिए, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन इसको बोलते हैं, समझ में आया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि है क्या है, कई लोग इसको गलत कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स लिया हमने, ठीक है, क्यों, ये मल्टीपल वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो मान लो हमने 0 ली इनपुट, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने 0 ली तो हमारी 0 ही मिल रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो 0 ही मिलेगी, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आप 1 लो, एक्स की वैल्यू जैसे ही आप 1 लोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो +1 मिलेगा, एक -1 मिलेगा, ठीक है। आपको पता है कैसे मिला कि ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ऐसे करते हैं, तो +-1 आएगा, ठीक है। तो 1 के लिए 2 वैल्यू मिल रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या, या फिर 2 के लिए भी √2 और -√2 ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है ऐसा पॉसिबल। क्यों नहीं है, देखो हमने इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि हमारी जो लीनियर अलजेब्रा सीरीज है उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि क्या होता है ये, तो आपको अच्छे से समझ में आता। पहले वही देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो डायरेक्ट इसी पे आया तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि उसमें मैंने बताया था क्या, कि यहाँ पे इनके पास सिर्फ एक ही तीर हो सकती है, जैसे कि ये सिर्फ एक को ही पॉइंट कर सकता है, ठीक है, ये भी एक को ही कर सकता है, ये यहाँ पे 2 को कर रहा है, तो 2 को तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब फंक्शन ही नहीं है। तो ये हमारा नॉट ए फंक्शन, इसको बोल देंगे हम क्या, जो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है वो फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो क्यों नहीं है वो आपको पता चल गया क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला था कि ये एक को ही, यहाँ से अगर कोई तीर निकलेगी तो एक पे ही लगेगी जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक को ही पॉइंट करेगा, ये 2 को कर रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और कौन सा फंक्शन होता है कौन सा नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये आपको पता है मैपिंग हो रही है
जो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए से बी में मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो ए यहाँ पे लिखा हमने और बी यहाँ पे लिखा, और ये कुछ मैंने लिखा नहीं कौन से वेरिएबल होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे मैंने डॉट 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 लिख दिया, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हम एक्स की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालें, ठीक है, एक्स की आप चाहे 1 डालो 0 डालो कुछ भी डाल दो, एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, आपको मिलने वाला क्या है, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हर एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो कांस्टेंट ही मिलना है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब जितने भी हमारे ए के अंदर या एक्स की वैल्यू कितनी भी होगी, सभी किसको पॉइंट करेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पे ये इसी को पॉइंट कर रही है, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट को, सारी की सारी, तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू को पॉइंट कर रही है। कोई भी वैल्यू है एक्स की, और भी हो सकती है, मैंने तो मतलब रिप्रेजेंट कराए थे थोड़ी सी। अब देखो आपको समझ में आया कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कि सारी की सारी जितनी भी हम वैल्यू डालेंगे एक्स के लिए, वो सारी सारी पॉइंट करेगी ए की वैल्यू को, ठीक है, कांस्टेंट को। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन, इसके नाम से पता चल रहा है आपको, रियल वैल्यूड मतलब रियल वैल्यू हो जिसके अंदर, ठीक है। रियल वैल्यू फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रियल वैल्यू दोनों के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इफ बोथ ए एंड बी, जैसे मैपिंग होती है हमारी एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, तो ऐसे ही ए एंड बी आर द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ए के अंदर भी रियल नंबर्स के सेट है, ठीक है, और बी के अंदर भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो देन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल। तब बोलेंगे हम इसको क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, कि हमारे पास ए फंक्शन है, ए है हमारा जो सच दैट, जो एफ कहाँ से कहाँ मैपिंग हो रही है, ए से बी में, ठीक है। तो ए के अंदर कुछ होंगे हमारे पास, जो नंबर होंगे हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, सारे सारे नंबर हमारे रियल नंबर से हैं, ठीक है। रियल नंबर आर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं लीनियर अलजेब्रा में भी, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स होंगे इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी सेट ऑफ रियल नंबर होंगे दोनों में, ठीक है। तो दोनों में अगर सेट ऑफ रियल नंबर होंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारा यूज होगा तब हम करेंगे, अभी समझ लो इसको और नोट करते जाओ बस, ठीक है, सिंपल यही करना है आपको टास्क। अब देखते हैं हम ओड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ओड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब अगर हम माइनस एक्स लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं अंदर, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पूरा फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये होता है हमारा ओड फंक्शन, ठीक है। इवन क्या होता है, अगर हम नेगेटिव लेंगे एक्स की कोई वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आएगा। तो यही डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, अच्छे से पढ़ेंगे हम जब हम क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। अभी देखते हैं इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, कि लगातार इंक्रीज होता जाए, ठीक है, और डिक्रीजिंग का लगातार डिक्रीज होता जाए। सिंपल यही पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मतलब हम बाद में यूज करेंगे इनका। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे, लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, कई सारे होते हैं फंक्शन, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ जब हमारा यूज होगा उनका, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, बेसिक आइडिया हो चुका है आपको, ठीक है, आई होप कि फंक्शन क्या होता है, या फिर फंक्शन टाइप क्या होता है, कोडमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ठीक है, ये हमें पता चल गया। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कई सारे फंक्शन है बहुत सारे, ठीक है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शंस को, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करो, ठीक है, प्रॉपर्ली इसको नोट करते जाओ। तो नेक्स्ट देखो, ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन के ग्राफ्स देखेंगे अभी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम फंक्शन को, ठीक है। सबसे पहला है हमारा, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाया है आप देख पा रहे हो, मतलब एक लीनियर सी लाइन है हमारी, जितनी वैल्यू मतलब x की जो वैल्यू है वही y की होगी, ठीक है, ऐसे यही लिखा हमने यहाँ पे। देखो अगर x की हम 0 लेते हैं तो y की 0 आएगी, 1 लेते हैं तो 1, 2 से 2, -1 -1 2 -2 -2। तो इससे हम ग्राफ बना सकते हैं, जैसे ये बनाया मैंने, 1 के लिए ये पॉइंट है, दोनों x की भी 1 है, ये x एक्सिस है हमारी, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू जब 1 है तो ये भी 1 है, और 2 है तो 2 है, ठीक है, और -1 है तो ये भी -1 है, देखो इस पॉइंट पे, ठीक है, और -2 है तो ये -2 है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, स्क्वायर फंक्शन, आप लिख लो इसको साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन था, ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर फंक्शन लिख लो आप इसके ब्रैकेट में, स्क्वायर फंक्शन। अब देखो यार क्या है, इसमें क्या होगा, अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या आता है, 0, y की 0 मिलेगी, x की 0 के लिए y की 0 मिली, ठीक है, तो x की 0 y की 0 ये पॉइंट मिलेगा बनेगा, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू मैं 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वो x की वैल्यू 1 के लिए भी y की वैल्यू 1 मिलती है हमें, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा सा मतलब फ्री हैंड बनाया मैंने ग्राफ, इसलिए मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है। तो अब देखो और क्या नाम है, -1 के लिए हमें 1 ही मिल रही है, -1 के लिए भी 1 ही मिल रही है, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर ही बनेगा,
पॉजिटिव में ही बनेगा, ठीक है। जैसे मतलब हमने -1 ली तो -1 के लिए भी 1 ही बनी है, देखो -1 के लिए 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होगा, तो ये पॉइंट ऊपर आएगा। अगर -1 के लिए -1 होती तो नीचे आता, ठीक है। अब ये ऊपर आएगा, अब 1 के लिए भी 1 है और -1 के लिए भी 1 है। अब देखो 2 के लिए क्या है, 2 के लिए 4, 2 के लिए क्या है 4, तो इसका मतलब 2 के लिए हमारा यहाँ पे आएगा 0.4, ठीक है। और यहाँ पे -2 के लिए भी 4, -2 आ रही है वैल्यू ये, और 4 होगा इसके लिए, ठीक है। अब समझ में ये कैसे, ये हमारा क्या बनेगा पैराबोला, ठीक है। इसी तरह से होता है। तो ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है, इसके लिए हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, कैसे बनाया मैंने बताया आपको। अभी y = x³, ये हमारा क्या है क्यूब फंक्शन है, क्या है क्यूब फंक्शन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखो क्यूब फंक्शन। अब देखते हैं हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है, ठीक है। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 का के लिए y की वैल्यू 8 होगी, और x की वैल्यू -1 के लिए हमारी y की वैल्यू -1 रहेगी, क्योंकि स्क्वायर करते हैं -1 का तो हमारा +1 आता है, अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा क्या आएगा -1, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू -2 के लिए क्या आएगा, y की वैल्यू -8 आएगी, ठीक है। तो वो माइनस रहेगी, यहाँ वो स्क्वायर के केस में अलग था, प्लस हो जाती थी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे माइनस ही रहेगी। अब देखते हैं, चेक करते हैं, 0 पे 0, ठीक है, ये पॉइंट बना हमारा, 1 पे 1, देखो ये पॉइंट बना। जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है। जैसे 1 के लिए 1, 2 के लिए 8 जा रहा है, 2 के लिए 8 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बना हमारा। अब देखो -1 के लिए -1, ये रहा पॉइंट, ठीक है। अभी -2 के लिए -8, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक है। ये बना हमारा ग्राफ कुछ ऐसे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, देखते हैं y = √x, y = √x देखते हैं हम, ठीक है। इसका हमारा क्या है इसमें क्या होगा हमारा, ये x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0, 0 का रूट क्या होता है हमारा, ठीक है, 0 का रूट करेंगे तो 0 आएगा ना। अभी x की वैल्यू 1 लेता हूँ मैं, तो y की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि 1 का रूट भी 1 होता है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 आएगी, ठीक है। तो क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो अब देखते हैं चेक करके, ये एक पॉइंट तो ये x0 y0, तो ये आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 के लिए पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला, दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी x की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब रूट करेंगे तो 4 का, तो 2 आ रही है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रहा x है ना, x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 2, ठीक है। ये बना हमारा ग्राफ। अब देखो यहाँ पे क्या एक चीज देखने के लिए है, क्या, Here we can only plot a graph for positive values, हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा y = √x है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लो इसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम y = क्यूब रूट लिखते हैं, हम क्यूब रूट लिखते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट है हमारा x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3, ठीक है। इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसमें देखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, और 1 के लिए 1 होगा, और अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या होगी 2, और -1 के लिए -1, और -8 के लिए -2। सेम देखो x की 0 0 के लिए ये वाला पॉइंट बना बीच का सेंटर, ठीक है, सेंटर में होते 0 दोनों के, ठीक है, मतलब x की भी 0 है वैल्यू सेंटर में, y की भी 0 है, ठीक है। अब देखते हैं 1 के लिए 1 1, देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और x की वैल्यू जब 8 रखते हैं हम, ये वाली x की वैल्यू जब 8 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है, 2 आ रही है ना। y की वैल्यू 2 है इस लाइन पे, और इस एक्सिस पे क्या है हमारी x की वैल्यू 8 है। ये x एक्सिस जो है हमारी ओरिजेंटल एक्सिस, ये हमारी x को रिप्रेजेंट कर रही है, और y एक्सिस क्या है हमारी, सॉरी हाँ, जो y एक्सिस है वो y को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ऊपर वाली ये वाली वर्टिकल एक्सिस जो बोलते हैं। अब देखो ये आया समझ में, और -8 के लिए हमारा सेम, यहाँ पे -1 के लिए -1 ये वाला पॉइंट, और माइनस यहाँ पे बनेगा -8 बना लो यहाँ पे, ठीक है, -8 के लिए -2, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये बना हमारा इसका ग्राफ, ठीक है, क्यूब रूट के लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा y = x और मॉड्यूलस के अंदर है हमारा, ठीक है। ये क्या है एब्सोल्यूट फंक्शन है हमारा, क्या है एब्सोल्यूट फंक्शन, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट फंक्शन में क्या है हमारा, हम जो अगर हम माइनस की वैल्यू डालेंगे तो अभी प्लस की मिलेगी हमें, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो अब देखो x की वैल्यू 0 है तो 0 मिल रहा है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, और -1 डालेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, और प्लस हो जाएगा मतलब, और -2 डालेंगे तो 2 प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब अगर हम इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, ये काम इसी की तरह करेगा सेम,
बट फर्क कितना है इसमें, अगर हम इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा इसकी तरह, ठीक है, मतलब सेम इसी की तरह ये मिल रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला जो एक्सिस हमारा बना है यहाँ से तक, ये हमारा इसी की तरह मिल रहा है। अगर हम माइनस का भी डालेंगे तो भी प्लस का ही मिलेगा, जैसे इसमें हम माइनस डाल रहे थे तो इसमें माइनस ही मिल रहा था, तो इसलिए हम नीचे तक गए, ठीक है। अगर इसमें माइनस डाल के प्लस मिलता तो हम यहाँ पे ऊपर हो जाते वापस, ठीक है, जैसे इसमें हो गया, जैसे 0 0 पे हमें क्या मिल रहा है, एक तो 0 0 पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, एक 1 1 पॉइंट हो गया, ये दोनों 2 2 का ये बन गया, ये इस तरफ गई। अब देखो -1 के लिए भी 1 है, -1 के लिए -1 x और 1 y, ठीक है, और -2 x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2 ये वाली, ठीक है, और y की वैल्यू 2, ये यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट, ठीक है, ये बन रहा है ना हमारा ग्राफ। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम y = 1/x, ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, देखो 1/1 तो 1 ही होगा, x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 1/2 हो जाएगा ना, 0.5, ठीक है, हाफ हो जाएगा। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो। अगर मैं -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू -1 ही आएगी, और x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, -0.5 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है, सेम आप देख सकते हो चेक करके, मैंने इतना सारा बताया आपको, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट y = 1/x², ठीक है, इसके लिए सेम क्या है, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी, देखो 1/1 तो हो जाए ना, तो 1 आएगी, और 2 के लिए क्या आएगा 0.25, क्यों आया, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1/4 क्या होता है 0.25, ठीक है। तो ऐसे ही इन सब के वैल्यू के लिए आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाला होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला होगा प्लॉट, ठीक है। अब देखते हैं ये दो फंक्शन क्या है, इसमें क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है, ये क्या है हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये क्या है, एक्स की वैल्यू जैसे पॉजिटिव है यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। पॉजिटिव के लिए क्या होगा, हमारा ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको हम डिनोट करते हैं e⁻x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यूज होगा इसका बहुत ज़्यादा, हमारे इस कैलकुलस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे होंगे, ठीक है, हम पढ़ेंगे अच्छे से इसके बारे में। अभी ग्राफ देखो, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसको x⁻−x के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा कर्व जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताया मैंने आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। अभी थोड़े से बेसिक हम जो इम्पोर्टेंट है कुछ वो डिस्कस करते हैं। अभी पहले इसको नोट करो, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ ना, आपको इसको चाहे रटो क्या कुछ भी करो इसको, ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि पूरे कैलकुलस में नहीं, मतलब कई जगह हम यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। मतलब आपको ये मैथमेटिक्स अगर आप यूपीएससी का कर रहे हो यार, तो आपको बहुत जगह काम आने वाले हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज जितने भी है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है हमारे, ये फॉर्मूले हैं जितने भी हैं, इनको आपको चबाना है, ठीक है। इसको लिस्ट बना के इसकी पूरे की आप अपने जहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे चेप लो इसको, ठीक है, कि कहीं पे भी दीवार पे लगा लो, इसको याद करते रहना आपको अच्छे से, क्योंकि याद रहेंगे तो आप अच्छे से मतलब कंसेप्ट क्लियर रहेंगे आपके, ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं फॉर्मूले, ठीक है। तो करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है, याद भी रह जाएगा, ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 1 + tan² थीटा इक्वल होता है हमारा, किसके बराबर होता है 1 + tan² थीटा sec² थीटा के, कई जगह वैल्यू मिलेगी आपको, जैसे कि 1 + tan² थीटा, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sec² थीटा में लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, या फिर इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 1 + cot² थीटा को हम cosec² थीटा में लिख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि साइन थीटा, कोस थीटा या फिर टेन थीटा क्या है, तो आप कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर जिसको पता है कि हाँ भाई क्या है साइंस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने 10th में किए होंगे पक्का, ठीक है, ये चीज़ तो क्योंकि 10th में आ ही जाता है हमारा, ये 10th में आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, 11th में तो 12th में तो होता ही है। अब देखते हैं, अब बता देना कमेंट में, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कि साइन थीटा क्या होता है, क्या है, क्या लिख दिया आपने बोर्ड पे, तो आप कमेंट में बता देना मुझे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या नहीं तो आपके पास मैं एक वीडियो पर्सनली सेंड कर दूंगा बना के, ठीक है, आप मेरे पास मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है, एंगल अगर माइनस करते हैं यहाँ पे तो माइनस ही आएगा साइन थीटा। तो अब देखो कोस ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो प्लस का रहेगा कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे, और टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे माइनस करने के लिए, ये तीन थे जो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा
साइन टू थीटा, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, मतलब इससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना सकते हैं इजीली, ठीक है। ये इससे फॉर्मूला से साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये क्यू जैसा बना रखा है मैंने, ये थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम एंगल फाइंड करते हैं किसी का। अब देखते हैं नेक्स्ट, कोस टू थीटा क्या होता है हमारा, इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 3 फॉर्मूला इसके, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बोल सकते हैं हम इसको, कोस टू थीटा को, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 3 फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, ठीक है, इसके इसी एक के पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी हो तो हमारा, तो tan a प्लस tan b, ठीक है, डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b, मतलब tan इन दोनों का सम करेंगे tan a प्लस tan b, और 1 माइनस डिवाइड में क्या करेंगे 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, नीचे फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, tan a माइनस बी में क्या है, tan a माइनस tan b, देखो सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल, अगर समझने के लिए क्या है कि tan इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, tan a माइनस tan b, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो नीचे 1 प्लस tan b हो जाएगा, इसका उल्टा साइन कर दो, जैसे यहाँ पे tan a प्लस tan b, ठीक है, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद, तो नीचे वाली लाइन बस आपको साइन चेंज करना है, 1 माइनस साइन tan a tan b और 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सेम ऐसा ही है, यहाँ पे tan a प्लस भी था, यहाँ पे बस पाई बाई 4 प्लस x हो गया है, ए बी की जगह क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 और x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस tan x, इसलिए कैसे 1 कैसे है, यहाँ पे देखो tan पाई बाई 4 होगा ना, tan पाई बाई 4 प्लस tan x हो जाएगा यहाँ पे, पर पाई बाई 4 क्या होता है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा कि मतलब पाई बाई 6 पे tan की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, जो हमारी होती है टेबल होती है हमारी, ठीक है, 10th में आपने पढ़ी होगी, ठीक है, उसको मैं लिखाऊंगा। पहले इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही करूँगा यहाँ तक, ठीक है, ये फॉर्मूले नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे उसको, ठीक है। तो अभी इसको देखो अच्छे से, तो इसका मतलब ये कैसे आएगा, क्योंकि tan ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, इसलिए हमारे यहाँ पे बना है, और इसलिए नीचे भी बना है 1 माइनस tan x, क्योंकि tan पाई बाई 4 यहाँ पे नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये है यहाँ पे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, जैसे हमारा a माइनस बी था, ऐसे ही यहाँ पे a की वैल्यू पाई बाई 4 है और b की क्या है माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही ये वाला आ जाएगा इससे फॉर्मूला, ठीक है, 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। नेक्स्ट क्या हमारा tan 2a 2 tan a माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, आप इसको याद करो, ठीक है। tan 3 क्या होता है हमारा 3 tan a माइनस 3 tan क्यूब a, ये क्यूब है, ठीक है, tan क्यूब a डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब देखो नेक्स्ट साइन 3a क्या होता है हमारा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये क्यूब है, ठीक है, ये दिख रखा। अब ये cos 3a क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये sin 3a था, ये cos 3a क्या होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। नेक्स्ट क्या है cot a प्लस b, cot a प्लस b क्या होगा, यहाँ पे tan a प्लस b था, अब बस उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, cot a प्लस b, cot a प्लस b, tan a प्लस b इक्वल tan a बराबर में 1 बाई cot होता है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, बाद में। अब देखते हैं इसको, देखो cot a प्लस b क्या होगा हमारा cot a cot b माइनस 1, देखो यहाँ पे ये है ना, बस इसको उल्टा कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे cot a cot b होगा माइनस 1 और cot a प्लस cot b, ठीक है। ऐसे ही इसका cot a माइनस b में क्या होगा cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a, ये याद रखना कि cot b माइनस cot a है, ठीक है, यहाँ पे। अब देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, कई जगह यूज होंगे हमारे ये दोनों फॉर्मूले। ई की पावर आयोटा थीटा, इसको आयोटा बोलते हैं, आई लिखा मैंने आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। ई की पावर आयोटा थीटा को कैसे लिखते हैं हम कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं इसको, ठीक है, ए की पावर आयोटा थीटा को। अगर ये माइनस हो जाती है ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो इसका क्या लिखेंगे हम कोस थीटा माइनस आयोटा थीटा लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखते हैं ये है क्या पता है, ये हमारा रियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा इमेजिनरी फंक्शन होता है आयोटा से पीछे वाला, ठीक है, ये इमेजिनरी फंक्शन, ये रियल फंक्शन, ऐसे यहाँ पे भी रियल और इमेजिनरी, ठीक है, समझ में आया आपको। ये फॉर्मूले थे बेसिक, तो इनको नोट करो आप, ठीक है, कोई
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप सामने देख पा रहे हो। ये अगर आपके क्लियर है सारे फॉर्मूलाज, ये हमारे कैलकुलस में यूज होने वाले हैं। बहुत सारे अभी कई हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ेंगे या फिर वेक्टर स्पेस, कई जगह यूज होने वाले हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हो आप, अभी बाद में बनाएंगे हम, ठीक है, जब हमारे और लेक्चर्स आएंगे। तो यही था आज के वीडियो में, बस इतना ही था, ठीक है। आप नोट करते चलो सब, जो भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट लगे, या फिर सबको नोट ही करना चाहिए। अगर आप नोट नहीं करोगे तो मतलब फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।